गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो कक्षा 10th की जो बुक है हिस्ट्री वाली, जिसका नाम है यानी आज अपनी जो चैप्टर है उसका नाम है अपना यानी संघर्षकालीन भारत। कौन सा है? यानी संघर्षकालीन भारत। और ये जो अपनी इसका जो पीरियड है संघर्षकालीन भारत का वो है 1206 ईस्वी से और सन 1757 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं, ठीक है, यानी भारतीय संदर्भ में, यानी भारत पे 1206 से लेके 1206 से पता है आपको कि सल्तनत काल आया था, जिसमें यानी आपका गुलाम वंश से, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश और फिर लोधी वंश, यानी 1526 तक बोले तो 320 साल तक तो यानी दिल्ली सल्तनत पर यानी किसका, यानी दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। मुसलमानों का काल तो मुसलमानों का ही आगे रखता है। यानी अगर 1526 में जो अंतिम इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर के द्वारा किसकी स्थापना कर दी जाती है? मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। फिर सन 17 मुगलों के बाद में आ जाते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो इसी कड़ी में यानी आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम छत्रपति शिवाजी और अमर सिंह राठौड़ इन दो पे, यानी किस प्रकार से अमर सिंह राठौड़ ने यानी अपने स्वाभिमान के लिए, समझ गए, किसके लिए? अपने स्वाभिमान को कभी भी झुकने नहीं दिया। ये भी राजस्थान के एक वीर शासक गिने जाते हैं। तो पहली जो अपनी रहेगी वो अमर सिंह राठौड़ के बारे में, दूसरे रहेंगे छत्रपति शिवाजी जो एक हिंदू मराठा यानी एक हिंदू मराठा राजा थे, जो यानी किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा उन्होंने, और कभी भी यानी अपने स्वाभिमान और अपने अभिमान को कभी भी झुकने नहीं दिया। तो आज की दोनों क्लास यानी आज की जो क्लास है वो इन दोनों ही के ऊपर है। पहला है अमर सिंह राठौड़, तो दूसरे छत्रपति शिवाजी। अगर बात करते हैं तो अमर सिंह राठौड़, यानी इस चित्र से दिख रहा है कि कितने महान शासक हैं, यानी अमर सिंह राठौड़ का ये जो एक चित्र है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो अमर सिंह राठौड़, ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के दो पुत्र थे। यानी जोधपुर के जो महाराजा, इनका नाम क्या था? गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। यानी उनके क्या थे? दो पुत्र थे। किसके? महाराजा गज सिंह के। बड़ा अमर सिंह और दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह। ध्यान देना, तीन पुत्र हैं यहाँ पर, दो नहीं है बल्कि तीसरा है कौन सा? अचल सिंह जी, जो कि बचपन में ही मर गया था। अचल सिंह बचपन में मर गया था, इसलिए दो ही पुत्र हैं। कौन से? सिर्फ दो ही पुत्र, यानी पहला अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह। लेकिन तीसरा अचल सिंह जो बचपन में ही मर गए, तो दो ही बचे, यानी कौन? अमर सिंह और जसवंत सिंह। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर, यानी वैसे राजपूत के जितने भी शासक हुए हैं वो कभी डरने वाले नहीं हुए हैं, समझ गए, निडर हुए हैं। तो ये कहने का मतलब कि अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए, यानी जो पराक्रमी और साहसी और निडर, उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह कौन है यहाँ पर? यानी इससे कौन सा? अमर सिंह राठौड़ का पिता, ठीक है। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया, समझ गए। यानी किसके प्रभाव में? पासवान, यानी किसके? यानी अनारा नामक पासवान के बहकाव में आकर, ठीक है, उन्होंने यानी अमर सिंह को राज्य से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा। वहां से निकालने के बाद में अमर सिंह कहां चले गए? मुगल बादशाह, ठीक है। उस समय मुगल बादशाह शायद शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। किसकी उपाधि? राव अमर सिंह राठौड़, राव अमर सिंह राठौड़। अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि यहाँ पर वो मुगल दरबार में चले जाते हैं,
अब वहां पर शाहजहां ने उसको क्या किया, राव की उपाधि यानी उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। समझ गए, कितने दिनों तक, 15 दिनों तक। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। कि मैं सिर्फ किसके लिए गया था, शिकार करने के लिए गया था, इसलिए मैं दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। बड़े ही यानी अमर सिंह किसने, यानी शाहजहां की आंखों में आंखें डालकर ऐसे स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, समझ गए, डर कर नहीं, एकदम निडर होकर। ठीक है, जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है, कि मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है, यही मेरा, यानी अगर कोई जुर्माना लेना चाहता है तो मुझसे क्या करे, युद्ध करे। समझ गए, कहने का मतलब यही हुआ, समझ गए कि जहां तक जुर्माने की बात है तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खान, कौन था, बख्शी, जो उस समय कौन सा बख्शी था, सलावत खान को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का यानी आदेश भिजवाया कि तुरंत यानी कहां पर, दरबार में उपस्थित हो। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन भी किया, ध्यान देना। और दीवाने खास, जहां पर दीवाने खास यानी जहां पर मुगल बादशाह शाहजहां बैठा था, एक तो दीवाने आम और एक दीवाने खास। दीवाने खास में यानी खास लोगों के लिए वो बना हुआ था, दीवाने खास। ओके, दीवाने आम में आम लोगों के लिए फरियाद सुनता था, वो तो दीवाने आम हुआ करती थी। तो दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया, यानी उसका अभिवादन किया, नतमस्तक होकर उसको उसका अभिवादन किया। किसने, अमर सिंह राठौड़ ने। अपना यानी शिष्टता का परिचय देता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अगर बात करते हैं आगे तो वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान, कौन है यहाँ पर, सलावत खान ने उसको गंवार कहा। क्या कहा, गंवार। ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई, किसको, अमर सिंह राठौड़ को। और उसने सलावत खान पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसके सीने में जो उनके पास कटार थी वो पूरी की पूरी कटार उतार दी। ठीक है, इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां क्या हो गया, वहां से भाग गया, डर के मारे भाग गया। ओके, भयभीत बादशाह कहाँ भाग गया, जनाना महलों में। जनाना महल का मतलब यानी औरतों के महल होते हैं, जनाना महल, वहां पर भाग गया। समझ गए, उसको पता था कि वो जनाना महल में नहीं आएगा, क्योंकि औरत पे कभी भी यानी वीर जो राजपूत हैं वो कभी भी औरत का सम्मान करते हैं, इसलिए वो जनाना महल में भाग गया। कौन, बादशाह यानी शाहजहां। अमर सिंह के साले अब अर्जुन गौड़, अमर सिंह का जो साला कौन था, अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में, किसमें, इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया, यानी साले ने ही मार दिया। कहते हैं साला साला ही निकला, कहते हैं ना साला एक गाली है एक तरह से, साले, तो साले ने साले को ही मार दिया। कहने का मतलब ध्यान देना, यहाँ पे अर्जुन यानी अर्जुन गौड़ जो साला था उसने अपने यानी अपनी बहन का जो पति था एक तरह से उसी अपनी बहन का ही यानी सिंदूर उजाड़ देता है यहाँ पर अर्जुन गौड़। ठीक है, यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों में खून उबाल आ जाता है, धोखे से मारना, समझ गए। अब और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान, जहां पर शाहजहां कहाँ रहता था, लाल किले में। कहां पर, शाहजहां का निवास स्थान जो लाल किला था, जो जहां वही लाल किला जहां से प्रधानमंत्री हर साल यानी 15 अगस्त को वहां के लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन करते हैं, वही लाल किले में बुखारा द्वार, कौन सा द्वार है, बुखारा द्वार से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नामात्र की थी, सिर्फ बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया, उस द्वार को, वो गेट को उसी दिन बंद कर दिया गया। ठीक है, लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक क्या बन गया, अमर सिंह का फाटक
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही जो बुखारा द्वार था अब उसका नाम हो गया यानी अमर सिंह का फाटक। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, कई वर्षों तक ये बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोला गया। 1809 ईस्वी में यानी किसके द्वारा खोला गया? एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम क्या था, यानी स्टील नामक अंग्रेज, जॉर्ज स्टील। अगर बात करते हैं तो ये थे अमर सिंह राठौड़। अब है मराठे यानी मराठों का इतिहास, समझ गए? यानी मराठा शक्ति महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। ओके, मराठा शक्ति का उत्कृष्ट से किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर, किसी एक विशेष व्यक्ति का कार्य न होकर, ये क्या है? एक विशेष समय में उत्पन्न हुई क्या? अस्थायी परिस्थितियों का ही ये परिणाम था, समझ गए? यानी उत्पन्न कौन सी? अस्थायी परिस्थिति, स्थायी परिस्थिति, अस्थायी परिस्थिति का परिणाम था। भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग, यानी भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में जो दक्कन है उसके पठारों को संप्रति यानी महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाराष्ट्र के नाम से। अधिकांश भाग पठारी है। पठार भाग कौन सा कहलाता है? यानी जो जमीन का जो लेवल है उससे ऊपर उठा होता है ये भाग, समझिए, वो पठारी क्षेत्र कहलाता है। तो अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहाँ के निवासी क्या होते थे? बड़े ही परिश्रमी और कठोर होते थे, समझ गए? साहसी। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी यानी छोटा कद होता, लंबे आदमी नहीं होते थे, छोटे कद के और मजबूत शरीर वाले होते हैं। गुरिल्ला युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध में वो कुशल होते थे। कौन सा है? गुरिल्ला। वे खुले मैदान से भरकस बचते थे, यानी खुले मैदान से बचकर और छिपकर वार करने में, ठीक है? यानी गुरिल्ला युद्ध में वो कुशल होते थे, ठीक है? खुले युद्ध से भरकस बचते थे और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करना इनकी महारत थी, ठीक है? 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक की एकता को और अधिक क्या कर दिया? सुदृढ़ कर दिया। उस समय देखो धर्म सुधार 15वीं और 16वीं शताब्दी में कई धर्म गुरुओं का आगमन हो गया था, तो इसने यानी जो समाज में फैली हुई जो अव्यवस्थाएं, आडंबर, भेदभाव, जाति पात, ये सब थे ना, जिस प्रकार से ये जो एक तरह से सामाजिक कुरीतियाँ, इनका विरोध कर और भारतीय जनमानस को एकत्रित करने का काम किया था इस भक्ति आंदोलन ने। तो कहता है कि इस भक्ति आंदोलन ने यानी सामाजिक एकता को और अधिक क्या कर दिया? सुदृढ़ कर दिया। समाज में एकता है ना, उसको विखंडित नहीं होने दिया इसने। किसने? इस भक्ति आंदोलन ने। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व, देखो ध्यान देना, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित जैसे, ठीक है, संत और यानी दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन जो भक्ति आंदोलन था वो ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वार ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिया कि ईश्वर के द्वारा, समझ गए? यहां दिखाना है कि भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। मराठी भाषा बहुत ही सरल और व्यवहारिक थी, समझ गए? अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो छत्रपति, अब आ गए शिवाजी। कौन आ गए? शिवाजी। 1627 से 1680 ईस्वी तक, यानी 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में, कहां पर? शिवनेर, ध्यान देना, जो दुर्ग है उसका नाम है शिवनेर, उसमें शिवाजी का जन्म होता है। कहां होता है शिवाजी का नाम? यानी शिवनेर के किले में, शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म होता है। और वे शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी, शाहजी भोसले यानी इनके पिता का नाम है, उनकी पहली पत्नी जिसका नाम था जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के एक क्या थे? सामंत हुआ करते थे। क्या थे? यानी एक सामंत थे शाहजी, ठीक है, जिन्होंने
तुक्काबाई मोती नामक एक अन्य स्त्री से भी क्या किया था, विवाह कर लिया था। तो जीजाबाई क्या हो गई थी, इनसे नाराज हो गई थी और जीजाबाई ने क्या कर दिया था, हमेशा हमेशा के लिए यानी शहाजी भोसले को छोड़ दिया था और उनसे अलग रहने लगी थी। यानी इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पोषण उनके स्थानीय संरक्षक जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव, क्या नाम था, दादाजी कोंडदेव, तथा जीजाबाई के गुरु कौन था, समर्थ गुरु रामदास, कौन थे, समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ। किसका लालन पोषण, यानी शिवाजी का। दादाजी कोंडदेव ने उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी। शासन करने की शिक्षा और सेना की शिक्षा इन्होंने शिवाजी ने किससे पाई थी, अपने दादा कोंडदेव से। 12 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त कर ली। पूना की जागीर किन्होंने प्राप्त कर ली, यानी शिवाजी ने। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष के हो गए थे उसमें उन्होंने कुछ मावले युवक, कौन से, मावले युवकों को एक दल बनाकर, जो मावले नामक युवक थे, ठीक है, उनका एक दल बना लिया, ठीक है, और पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कौन से दुर्ग पर सबसे पहले अधिकार कर लिया है, तोरण दुर्ग पर। सबसे पहली उनकी सफलता है वो तोरण दुर्ग। 1646 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकण तथा सन 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़, यानी ये सब सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। क्या छीन लिया, पुरंदर। कितने दुर्ग छीन लिए थे उन्होंने, यानी शिवाजी ने। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने यानी कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। क्यों, क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे, समझ गए, छिपकर वार करते थे, इसलिए यानी इन्होंने लगभग सारे जो आसपास के अपने जितने भी जो दुर्ग थे उन सब पर शिवाजी का अधिकार हो गया। सन 1656 ईस्वी में ही उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़, कहाँ बनाई, रायगढ़ में बनाई अपनी राजधानी सन 1656 में। और शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से, यानी शिवाजी तो दिन दिन बढ़ रहा था, ठीक है, अपना साम्राज्य धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसी नीति से रुष्ट होकर, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां, ध्यान देना, अफजल खां नामक अपने सेनापति को उसका दमन करने के लिए भेजा। किसका, शिवाजी का। लेकिन शिवाजी को पहले ही भनक लग जाती है, समझ गए, कि उनके साथ धोखा होने वाला। तो शिवाजी पूरी तैयारी के साथ गए थे, यानी सीने में अपने कटार छुपाकर गए थे। उनको पता था कि ये जो अफजल खां है वो उनको मारने का पूरा प्लान कर रखा है। संधिवार्ता, ये एक चाल थी संधिवार्ता के दौरान, यानी उसको पता था कि अफजल खां को कि हमारे उसके साथ युद्ध करने तो हमारे बस की बात नहीं है, तो कैसे भी करके, यानी चाहे साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इनको यानी शिवाजी का दमन करना है, ठीक है। तो संधिवार्ता यानी बातचीत करने के लिए, ठीक है। संधिवार्ता के दौरान अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बगनखे से, कौन सा, शिवाजी के पास एक बगनखा नाम का हथियार होता है, उससे उसका पेड़ यानी पेट फाड़ डालते हैं, पूरा का पूरा पेट, ठीक है। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वासराय, ध्यान देना, दक्कन का उस समय मुगल वासराय कौन था, यानी शाइस्त खान। कौन था, शाइस्त खान को यानी शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने नियुक्त किया। अब शिवाजी को यहां भी पता चलती है कि शाइस्त खान, यानी औरंगजेब ने किसको भेजा है, शाइस्त खान को। किसको, शाइस्त खान, ठीक है। औरंगजेब ने किसको नियुक्त किया गया है, शाइस्त खान को। कहाँ का, मुगल वायसराय, शाइस्त को कहाँ का, दक्कन का वायसराय। किसका, दक्कन का, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। अब शिवाजी का प्रमुख केंद्र कौन सा, पूना, उस पर अधिकार कर लिया किसने, शाइस्त खान ने। अब लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्त खान के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया। कब किया, रात्रि में आक्रमण किया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 अंगुलियां, एक तो उसका पुत्र और अपने हाथ की जो 3 अंगुलियां हैं वो क्या है, गंवा कर भागना पकड़ा, यानी तीनों अंगुलियां कट गई और उसका पुत्र मारा गया और शाइस्त का भाग गया।
1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन, ठीक है, सूरत को लूट लिया। अब यानी उस समय कौन था, यानी उस समय जो शासक था वो था औरंगजेब। अब औरंगजेब से, यानी औरंगजेब को बिल्कुल जो दिल्ली में यानी वहां पर आगरा में बैठ रहा था, अब उसको ये भय लग रहा था कि अगर इसको नहीं रोका गया शिवाजी को, तो कहने का मतलब ये हमको टक्कर देगा। इसलिए उसने क्या करता है, देखो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन जो सूरत है उसको लूट लिया। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर, अब यहाँ क्रुद्ध होकर ये नहीं है, वहाँ यहाँ से कहते हैं ना, यानी डरकर, भयभीत होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री जो आमेर, अपने जो आमेर जो जयपुर है उसके राजा मिर्जा जय सिंह और दिलेर खां को भेजा। किसको भेजा, यानी जय सिंह, मिर्जा जय सिंह को और दिलेर खां को भेजा। किसके पास, शिवाजी के पास। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए गए। देखो मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किले, यानी बिल्कुल, यानी यहाँ पर संधि होती है पुरंदर की, ध्यान देना, कौन सी संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है। यानी विवश होकर, यहाँ पर बोलते हैं कि शिवाजी विवश होकर, यानी यहाँ पर विवश होकर शिवाजी ने यानी जय सिंह के साथ 1665 ईस्वी में यानी एक संधि कर ली जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। और उसकी संधि की शर्तें क्या थी कि शिवाजी ने अपने कुल कितने दुर्ग, 35 दुर्ग, कितने, 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए। 23 किले किसको सौंप दिए, मुगलों को सौंप दिए और मात्र 12 अपने पास रखे। दूसरी शर्त क्या थी कि शिवाजी का जो बड़ा पुत्र जिसका नाम था संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी बनाया गया। कितने का, 5000 मनसबदारी बनाया गया संभाजी के, यानी शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को। ये पुरंदर की संधि की शर्तें हैं। अगर बात करते हैं अब राजा जय सिंह ने भी शिवाजी को आगरा, जहाँ पर औरंगजेब बैठा था ना आगरा में, क्योंकि ज़्यादातर मुगलों का यानी शासन कहाँ से, कहने का मतलब आगरा से संचालित करते थे वो, समझ गए। तो आगरा, शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया कि आपको मुगल दरबार में आना है। और इन मिर्जा राज जय सिंह के कहने पर ही शिवाजी कहाँ गए थे, मुगल दरबार में गए थे, ठीक है। जय सिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के कुल मुगल सूबेदारों का सूबेदार बना दिया जाएगा। दक्षिण के जितने भी जो मुगल सूबे हैं, मुगल जो प्रांत हैं, उनका सूबेदार बना दिया जाएगा। ये किसने कहा, जय सिंह ने। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर यानी मई 1666 में शिवाजी कहाँ उपस्थित होते हैं, मुगल दरबार, यानी कौन सा, उस समय सम्राट आता है औरंगजेब के सामने उपस्थित होते हैं, जहाँ उनके साथ तृतीय श्रेणी का कि मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। जो तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार होते हैं उनकी लाइन में उनको खड़ा कर दिया गया, ठीक है। और उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नजरबंद भी कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1666, मई से नवंबर आ गए, नवंबर 1666 ईस्वी में वे अपने पुत्र जो संभाजी, ठीक है, के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। ओके। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान कर दी। अगले वर्ष, ठीक है, यानी 1667 में 2 वर्षों तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, यानी 68 और 69 तक। लेकिन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, उन्होंने विद्रोह करके और मुगलों की अधीनता से चले जाने वाले अपने सभी किले थे, जो मिर्जा राज सिंह को पुरंदर की संधि के तहत जो किले सौंपे गए थे 23 किले, उन सबको अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। खानदेश के कुछ भूभागों में यानी स्थानीय जो मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर और उनसे कौन सा, चौथ, यानी ये क्या था, यानी आय का चौथाई भाग, अगर किसी व्यक्ति की आय अगर 100 रुपये है तो उसका चौथाई भाग कितना होता है, 25 रुपये। 25 रुपये उसको चौथ देना पड़ेगा। तो यानी ये चौथ कौन लेते थे, ये चौथ नामक कर यानी शिवाजी लेते थे, ठीक है।
यानी स्थानीय जो मुगल पदाधिकारी थे ना उनसे, उनको किसका वचन देते कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवाजी लेता है, और उनके बदले शिवाजी उनसे क्या लेता था, चौथ नामक कर लेता था, जो आय का यानी चौथाई भाग होता था, यानी वसूलने का लिखित समझौता भी उन्होंने किया। सन 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा से लूटा। एक बार 64 में लूटा, अब 70 में दोबारा लूट लिया। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में अब शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक, की महाराष्ट्र किसी का गुलाम नहीं है, वो एक स्वतंत्र शासक है और उसका राजा है छत्रपति शिवाजी। समझ गए? स्वतंत्र शासक के रूप में यानी अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने करवाया? शिवाजी ने। और इसी अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस समय उनका मराठा राज्य, ध्यान देना, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका जो मराठा राज्य था वो बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। काफी सीमाएं अपनी फैला दी थी। इस प्रकार मुगल शक्ति, बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिणी भारत में एक स्वतंत्र और एक हिंदवी यानी हिंदी स्वराज की स्थापना की। देखो इन सब के बीच में, ठीक है, क्योंकि देखो गोवा ये भी महाराष्ट्र के नज़दीक में, वहाँ पर पुर्तगालियों का और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं का प्रबल प्रतिरोध भी हुआ। ठीक है, लेकिन मुगल शक्ति भी थी, बीजापुर का सुल्तान का विरोध भी था, लेकिन फिर भी एक वहाँ पर यानी एक स्वतंत्र हिंदी स्वराज्य की स्थापना करने में सफल हो गए थे। कौन? यानी शिवाजी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, तो अब शिवाजी का जो प्रशासन का जो तरीका था, ठीक है, उसमें 8 प्रधान होते थे, अष्ट प्रधान बोलते थे उसको। ठीक है, अब शिवाजी के जो अष्ट प्रधान होते थे उनका क्या क्या यानी ये विभाग थे शिवाजी के। तो सबसे पहला है मजमू आदार, यानी मजमू आदार जिसे बोलते हैं अमात्य, यह वित्त मंत्री होता था। कौन होता था ये? वित्त मंत्री था। इसका वेतन 12,000 हूण प्रतिवर्ष। उस समय जो इकाई थी रुपए की, आज जो रुपया है उसमें हूण मिलता था। ठीक है, 12,000 हूण मिलता था उसको। दूसरा होता था सुमंत या दबीर, जो विदेश विभाग का दरबारी, विदेश विभाग का जो मंडल या विदेश विभाग किसके अधीन होता था? सुमंत या दबीर। तीसरा सुरुनवीस या उसको चिटनीस बोल सकते हो, सचिव। ये जितना भी जो पत्राचार विभाग होता था सभी राजाओं के साथ या विदेश के जितने भी जो थे पत्राचार विभाग, उसका प्रधान कौन होता था? यानी सुरुनवीस बोल दो या फिर चिटनीस, सचिव। पेशवा ये प्रधानमंत्री होता था। अष्ट प्रधान का प्रमुख, इन 8 का प्रमुख कौन होता था? यानी पेशवा। ठीक है, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था कि कौन सा प्रशासन या कौन सा विभाग सही तरीके से काम करता या नहीं। ये सारे के सारे रिपोर्ट किसको करते थे? ये सारे के सारे रिपोर्ट इस पेशवा को करते थे। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। जितने भी जो नागरिक के मामले हैं या सैनिकों के जितने भी जो मामले, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? पेशवा। वाक्यानवीस मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था, यह ह्यूमनिस्ट था एक तरह से आजकल का। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। सेनापति या सर ए नौबत, ये सेना का प्रधान। ठीक है, और पंडित राव, ध्यान दें तो नाम से पंडित राव, धर्म से संबंधित जितने भी जो मामले थे, धर्म व दाम विभाग किसके अंदर आता था? पंडित राव के अंतर्गत आता था। तो ये था शिवाजी के अष्ट प्रधान, यानी मजमुआदार, सुमंत, सुरुनवीस, पेशवा, वाक्यानवीस, न्यायाधीश, सेनापति और पंडित राव। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यानी शिवाजी का जो अधीन जो अष्ट प्रधान के सभी पद हैं, अष्ट प्रधान के जितने भी जो पद हैं वो न ही स्थायी थे और न ही आनुवांशिक थे। ऐसा नहीं है कि कोई स्थायी पद नहीं था, किसी को स्थायी पद नहीं मिलता था, और नहीं वो आनुवांशिक थे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का पिताजी अगर उस पद पर अमात्य है तो उसका बेटा अमात्य बनेगा, ये कोई आवश्यक नहीं था, यानी आनुवांशिक नहीं था। वे राजा की इच्छा पर्यंत ही इन पदों पर यानी रहते थे। समझ गए? यानी पेशवा की इच्छा पर ही वो अपने पद पर बना रहता था।
सभी अधिकारियों का हस्तांतरण भी किया जाता था। यानी ऐसा नहीं है कि अमात्य को दीवान विभाग देते थे यानी अलग अलग, या किसी को सोमंत को यानी पेशवा बना यानी अलग अलग, यानी उसको अपने विभागों में यानी क्या करते थे, हस्तांतरण करते थे। समझ गए, यानी हस्तांतरण भी किया जाता था। इन अधिकारियों के लिए जागीर की व्यवस्था नहीं थी तथा इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। कोई जागीर नहीं मिलती थी, सिर्फ पेमेंट मिलता था, करंट पेमेंट। ठीक है, ये विशेष था इसमें प्रधान में। ये थे यानी छत्रपति शिवाजी। तो आज की जो अपनी क्लास रही ये छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो कल आगे शिवाजी के से आगे और कौन कौन से जो शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।